पति पत्नी को बंधक बनाकर पिटाई करने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक ने पुलिस इस मामले को लेकर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई है। रिपोर्ट के मुताबिक 10 से 15 बदमाश घर पर आते हैं और पीड़ित तुलसीराम को और उसकी पत्नी को उठाकर ले जाते हैं और केलवाड़ा में ले जाकर बंधक बनाकर पिटाई करने लगते हैं। वहीं मौके पर मौजूद कुछ लोग पिटाई का वीडियो भी बनाते हैं। वीडियो में एक महिला भी दिखाई दे रही है जो दोनों की पिटाई कर रही है। ये पूरा मामला नाता प्रथा से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा के बालेता रोड नहर के पास मोटरसाइकिल भिड़ने से मामूली बात पर 6 बदमाशों ने मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों पर हमला कर दिया। बदमाशों ने पत्थरों और लाठियों से मार कर तीनों को घायल कर दिया। इस हमले में घायल 2 युवकों को निजी अस्पताल में जबकि एक को MBS अस्पताल में भर्ती कराया गया। जैसे नोनाट पार किया, अपने नहर पार करने के बाद हमें ना सामने से एक बाइक आ रही थी जो डेरे वाले हैं, जो फुल पत्ती वाले कहते हैं उनसे। तो जैसे ही शराब पी के आ रहे थे, वो अंधाधुंध गाड़ी लेके आ रहे थे, तो उन्होंने दूर से पता लग गया हमारे को गाड़ी का एक्सीडेंट करेगा। वाकई में वही हुआ जो गाड़ी का जो होना था, एक्सीडेंट करके और मारपीट का चालू कर दिया उन्होंने, क्योंकि वो वहीं रहते हैं, आसपास ही रहते हैं। जो फ़ोन करके उन्होंने आदमी बुला लिए 5-7 जने पे, पत्थर से लोडियों से हमला कर दिया हम तीनों चारों पे। राजस्थान की देवगढ़ पुलिस ने स्पा सेंटर में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने सेंटर संचालक के एक कर्मचारी और 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के खिलाफ पीटा एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। ये लोग महिलाओं को दिल्ली से बुलाकर देह व्यापार करते थे। वहीं पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो वहाँ पर हमें 2 लड़कियाँ संदिग्ध हालत में मिली और एक मैनेजर, एक असिस्टेंट मैनेजर उस स्पा सेंटर को चलाते हुए मिले। तो अनैतिक गतिविधियाँ होने के कारण हमने इस पीटा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई जारी है। प्रतापगढ़ गिरफ्तारी मामले में अपडेट है। एक आरोपी के फोन से मिले अश्लील वीडियो में आरोपी आ रहे नजर। गैंगरेप से जुड़ रहे आरोपियों के तार। पुलिस ने 5 बदमाशों को किया था गिरफ्तार। कुछ दिन पहले गैंगरेप का केस दर्ज हुआ था। तो बता दें आपको कि प्रतापगढ़ मामले में ये पूरा अपडेट इस समय का। एक आरोपी के फोन से अश्लील वीडियो मिले हैं। बता दें कुछ दिन पहले 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया था पुलिस की तरफ से और कुछ दिन पहले गैंगरेप से कुछ दिन पहले गैंगरेप का केस दर्ज हुआ था और जिसके बाद अब देखा जा रहा है कि इन आरोपियों के गैंगरेप से तार जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अलवर केस का होगा सीन रिक्रिएट। अलवर केस का पुलिस और FSL करेगी सीन रिक्रिएट। बाइक से टक्कर का वेरिफिकेशन करेगी पुलिस। बाइक की स्पीड, चोट लगने की जगह की होगी जांच। फूड डिलीवरी मैन पर टक्कर मारने का आरोप लगा है। पुलिस हिरासत में आरोपी फूड डिलीवरी मैन है। तो अलवर केस से जुड़ा हुआ ये इस वक्त का अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर सीन रिक्रिएशन होना है। बता दें आपको कि पुलिस और FSL की टीम करेगी सीन रिक्रिएट, जिसके बाद इस दौरान बाइक के टक्कर के वेरिफिकेशन किया जाएगा। बाइक की स्पीड, चोट लगने की जगह की जांच होगी। फूड डिलीवरी मैन पर टक्कर मारने का आरोप है। पुलिस हिरासत में आरोपी फूड डिलीवरी मैन बताया जा रहा है। गहलोत कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक आज शाम 5 बजे होगी। कैबिनेट की बैठक शाम 5:30 बजे होगी। मंत्रिपरिषद की बैठक बजट सत्र आहूत करने के प्रस्ताव का अनुमोदन संभव है। अनुमोदन के बाद राज्यपाल को भेजा जा सकता है प्रस्ताव। कोरोना के मौजूदा हालातों को लेकर भी चर्चा संभव है।
तो बता दें आपको कि आज सीएम गहलोत बैठक करने जा रहे हैं। कैबिनेट की बैठक होनी है शाम 5 बजे और मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है 5:30 बजे। इस दौरान बजट सत्र आहूत करने के प्रस्ताव का अनुमोदन संभव बताया जा रहा है। अनुमोदन के बाद राज्यपाल को भेजा जा सकता है प्रस्ताव। साथ ही लगातार कोरोना का जो ग्राफ बढ़ रहा है उसके मौजूदा हालातों को लेकर भी चर्चा संभव है। कई अहम मुद्दों पर बात हो सकती है। कई मायनों में ये बैठक अहम मानी जा रही है। कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या कुछ अपडेट है कैबिनेट की बैठक और मंत्रिपरिषद की बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है और शाम 5 बजे पहले कैबिनेट की बैठक होगी। उसके तुरंत बाद जो है 5:30 बजे से मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। तो ये बैठक महत्वपूर्ण इस मायने में है क्योंकि आगामी दिनों में बजट सत्र जो है विधानसभा का चलने वाला है। तो ये माना जा रहा है, हालांकि अभी कोई आधिकारिक एजेंडा जो है वो बैठक का जारी नहीं किया गया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि कैबिनेट की मुहर जो है वो प्रस्ताव पर लग सकती है विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर। कैबिनेट की जब मुहर लग जाएगी उसके बाद प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा जाएगा और उसके बाद बजट सत्र जो है आहूत किया जाएगा। ये माना जा रहा है कि तकरीबन 15-20 फरवरी के आसपास जो है वो राज्य का बजट आ सकता है। इसके साथ ही कोरोना के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसे लेकर इस बैठक में चर्चा संभावित है। फिलहाल किस तरह की स्थिति है कोरोना के मामले को लेकर और किस तरीके से रोकथाम जो है वो की जा सकती है, इसे लेकर चर्चा की जा सकती है मंत्रिपरिषद के सदस्यों की ओर के साथ मुख्यमंत्री द्वारा। इसके साथ ही कुछ विभागों के प्रस्तावों का जो है वो अनुमोदन किया जा सकता है कैबिनेट के द्वारा। तो आधिकारिक एजेंडा कोई जारी नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों की माने तो विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर जो है वो कैबिनेट की मुहर इस मंत्रिपरिषद की बैठक में लग सकती है और मुख्यमंत्री निवास पर ये बैठक होगी और इस बैठक में कई जो विभाग हैं उनके महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है वो अनुमोदित किए जा सकते हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए दिनेश आपका धन्यवाद। तो देखा जा रहा है कई तमाम तरीके के मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है, कई अनुमोदन पर मुहर लग सकती है, राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा जा सकता है, बजट सत्र आने को है। ऐसे में कई अनुमोदन संभव नजर आ रहे हैं। बीजेपी में शामिल हुई अपर्णा यादव, मुलायम की बहू बीजेपी में शामिल हुई हैं। बीजेपी में शामिल हुई मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल। स्वतंत्र देव ने दिलाई शपथ। केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे इस दौरान। एक बड़ा झटका बता दें आपको कि मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हो गई हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी इस दौरान मौजूद रहे, उनकी सदस्यता दिलाने के बाद। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और हम सबके प्रदेश अध्यक्ष जी स्वतंत्र देव जी, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव राय मौर्य जी, श्री अनिल बलूनी जी, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ यहाँ पे मंचासीन सभी लोगों का कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं जैसा कि सभी जानते ही हैं, मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। इसलिए आप सभी लोगों का सहयोग भी बहुत अनिवार्य है और मैं बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत प्रभावित रहती हूँ। अलवर के बानसूर में बसों में कोविड गाइडलाइन को ठीक से पालन होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बसों में लोग नाम तो मास्क लगा रखे हैं और ना ही सोशल दूरी का ध्यान दे रहे हैं। बसों में लोगों की भीड़ ज्यादा देखने को मिल रही है। यही नहीं, कुछ लोग बसों की छत पर बैठकर सफर करते नजर आ रहे हैं। प्राइवेट बस ऑपरेटर नियमों को दरकिनार कर ठूस कर लोगों को बैठा रहे हैं।
अब बात सिंचाई की पानी पर संग्राम की। बीकानेर के खजुआला में सिंचाई पानी की मांग को लेकर आज किसान मजदूर व्यापारी संघर्ष समिति का महापड़ाव 13वें दिन भी जारी है। कल प्रशासन के साथ हुई किसानों की वार्ता विफल होने के बाद किसानों ने मांग पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। किसानों की आस अब बीबीएमबी है की बैठक होने वाली है, उस पर टिकी हुई है। बीबीएमबी की बैठक होने के बाद किसान आगे की रणनीति बनाएंगे। किसानों के साथ में, प्रशासन के साथ में, किसानों सभी किसानी जनप्रतिनिधि उनके साथ में वार्ता हुई थी। उसके अंदर मैंने इनको बताया कि भाई राजस्थान का शेयर जो इस साल का अपने डैम में पानी की 21 सितंबर को जो उपलब्धता थी उसके आधार पर हमारा 76% हमने पानी यूज में ले चुके हैं। 28 तारीख को प्रशासन कह रहा है कि बीबीएमबी की मीटिंग है, उसमें तय होगा कि राजस्थान का कितना शेयर बचा हुआ है। तो हमारा 28 तारीख तक हमारा अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। उसके बाद में हम तय करेंगे कि हमारा धरना जो है आगामी महापड़ाव होगा या हम आमरण अनशन भी कर सकते हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विक्रम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? किसानों का महापड़ाव जारी है, 13वां दिन है आज और आज भी लगातार इनका धरना जारी है। जी बिल्कुल, जो पिछले 13 दिन से जो किसान है वो अपने सिंचाई पानी की मांग को लेकर यहाँ उपखंड मुख्यालय पर जुटे हुए हैं और निश्चितकालीन धरने के बाद कल जो 2 घंटे का चक्का जाम हुआ और चक्का जाम के बाद जो वार्ता हुई उसमें भी किसी भी रूप से जो है प्रशासन और किसानों में कोई वार्ता में सकारात्मक रुख नहीं मिला, जिसके चलते जो है किसानों ने एक बार फिर से आंदोलन का ऐलान कर दिया है। क्योंकि अब जो बीबीएमसी की बैठक होनी है 28 जनवरी को जो ये बैठक आयोजित होनी है, उसी में जो रेगुलेशन का जो पानी है उसको लेकर निर्णय होगा। तो तब तक किसानों ने यहाँ तो लगातार देखा जा रहा है कि सिंचाई पानी पर संग्राम जारी है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए विक्रम आपका धन्यवाद। और बता दें आपको कि किसानों और प्रशासन के बीच जो वार्ता हुई वो भी विफल रही, कोई भी सकारात्मकता देखा नहीं गया इस दौरान भी। दौसा जिले में कृषि लोन माफी के सरकार के दावों की पोल तब एक बार फिर खुली जब एक किसान को 7 लाख का लोन ना चुका पाने की सजा मिली। उसकी जमीन नीलाम कर दी गई। दौसा जिले के रामगढ़ पचवारा के जामुन की ढाड़ी निवासी कजोड़ मीणा ने राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक से केसीसी का लोन लिया था, लेकिन साल 2017 के बाद किसान ने 7 लाख रुपए से अधिक का ऋण नहीं चुका पाया और उसकी मौत हो गई। खराब आर्थिक हालात के कारण मृतक कजोड़ मीणा के परिवार वाले भी बैंक का कर्ज चुकता नहीं कर पाए और किसान की 15 बीघा जमीन बैंक ने नीलाम कर दी। कजोड़ मीणा की 15 बीघा जमीन करीब 46 लाख रुपए में नीलाम हुई है, जबकि कजोड़ और उसके परिवार पर 7 लाख का लोन था। हमारे पिताजी लोन लिए हैं बैंक से, हम निवेदन किए हैं और हमारे से लाग नहीं चुका है। हमारी स्थिति बिल्कुल डाउन है, हमारे से अभी की टाइम पे प्रेजेंट में नहीं लग रहा है। हम मौका भी मांगा था, मौका नहीं दिया हमारे को और अभी लग नहीं पा रहा है साहब। हम हमारी ज़मीन की आज तहसील में नीलामी करने के लिए बोल रहा था, हमें चुकाने में असमर्थ है। हम कहाँ पर जाएंगे? हमारी नीलामी हो जाएगी तो हम आत्महत्या कर लेंगे। तो वहीं बैंक अधिकारी और एसडीएम का कहना है कि किसान ने केसीसी लोन जमा नहीं कराया था। इसके लिए बार बार किसान परिवार से सेटलमेंट के लिए संपर्क भी किया गया था, लेकिन कोई सही जवाब नहीं मिलने पर जमीन नीलाम कर दी गई। जमीन है और ये 2017 में के बाद में इन्होंने पैसे जमा नहीं कराए थे बैंक में। इनको बार बार नोटिस दिया था, व्यक्तिगत संपर्क किया गया। उसके बाद में यहाँ अरोड़ा में हमने केस दर्ज किया। कजोड़ पुत्र सालगा मीना, इसकी जामनों की ढाणी रामगढ़ पचवारा में 15 बीघा ज़मीन है। इसने राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक से अरोड़ा इसने लोन केसीसी ली थी
और अभी रोड़ा के तहत नीलामी इश्तिहार जारी किया गया था जिसमें आज की डेट दी गई थी। निम्नतर हमने 10,000 रुपये 4 लोगों से अमानत राशि के रूप में जमा किए थे। उसमें लास्ट में किरण कुमार पुत्र बाबूलाल शर्मा निवासी मंडावरी ने अंतिम बोली 46,51,000 में छोड़ी, जो उनके हमने छोड़ दी। फिलहाल समय छोटे से ब्रेक, और ब्रेक के बाद बताएंगे कहां कहां रफ्तार ने बरपाया कहर। सुन लो भाया, सुन लो बहना, कोरोना को है दूर भगाना, तो बिना काम के ना बाहर जाना, अगर जाओ तो ना मास्क हटाना, 2 गज दूरी ना कभी बुलाना, वैक्सीन को ना मत कहना, वैक्सीन को ना मत कहना, वैक्सीन को ना मत कहना, वैक्सीन को ना मत कहना। मास्क और 2 गज की दूरी, साथ में टीका भी जरूरी। न्यूज़ 18 राजस्थान की अपील। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा, हर रोग दफा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से तुरंत कोरोना जांचों की संख्या बढ़ाने को कहा है। देश में पिछले 24 घंटे में 2,38,000 नए केस सामने आए। कुल एक्टिव केस की संख्या 17 लाख से ज्यादा हो गई। मरुधरा में कोरोना की तीसरी लहर जानलेवा होती जा रही है। बीते 24 घंटे में पहली बार 9 लोगों की कोरोना से मौत हुई, वहीं 9,711 लोग संक्रमित पाए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ताओं से वर्चुअली संवाद किया। नमो ऐप के जरिए कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एंट्रिक्स देवास सौदे को लेकर प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में संसाधनों का सिर्फ दुरुपयोग हुआ है। कांग्रेस ने डिजिटल सदस्यता अभियान को लेकर प्रत्येक विधानसभा में 2-2 नामों का चयन किया है। साथ ही 10 स्टेट कोऑर्डिनेटर भी बनाए हैं। डिजिटल सदस्यता अभियान के प्रभारी के राजू ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ वीसी के जरिए चर्चा की। गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार गैस सिलेंडर के वजन को कम करने की प्लानिंग कर रही है। अलवर कांड की जांच कर रही एसआईटी ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। पुलिस दुर्घटना में पीड़िता के घायल होने की आशंका जता रही है। पुलिस पूरे मामले का सीन रिक्रिएट करेगी। सिरोही में लेबर इंस्पेक्टर और स्पा सेंटर मालिक के बीच मारपीट मामले में नया एंगल सामने आया है। लेबर इंस्पेक्टर के बाद स्पा सेंटर मालिक ने भी एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप में कहा गया है कि लेबर इंस्पेक्टर रिश्वत मांगने के साथ युवती का अस्मत का सौदा करना चाह रहा था। सिरोही में स्वास्थ्य विभाग की टीम ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब बात शहर शहर रफ्तार के कहर की। ये कहर प्रदेश के 3 जिलों में देखने को मिला है। पहली तस्वीर धौलपुर की है, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। दूसरी जयपुर की है, जहां 2 बसों की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई। तीसरी तस्वीर जोधपुर की है, जहां बेकाबू कंटेनर पलट गया। धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र चांदपुर में कोहरे की वजह से दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। घने कोहरे की वजह से तेज रफ्तार टेम्पो सामने आ रही बस से जा टकराई।
हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बस ड्राइवर से पूछताछ कर रही है और सभी शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दी है। सदर थाना इलाके में धौलपुर में सुबह 7 साढ़े 7 बजे की बात है। एक रोडवेज बस जो धौलपुर से जयपुर की तरफ जा रही थी और एक टेम्पो, सवारी टेम्पो जो बाड़ी से धौलपुर की तरफ आ रहा था, दोनों में घने कोहरे की वजह से एक्सीडेंट हुआ, जिसमें टेम्पो सवार 3 लोगों की मौके पे डेथ हो गई और 3 लोग घायल हैं, जिनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और घायलों का उपचार जारी है। जयपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। मिनी बस से हुई थी दुर्घटनाग्रस्त विश्वकर्मा इलाके में हुआ था ये हादसा। जालौर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जालौर में नाले के अभाव में बर्बाद हो रहे 20 करोड़ की सरकारी संपत्ति के मामले में नगर परिषद हरकत में आया और करीब 2 करोड़ 50 लाख से 2 नालों के निर्माण को लेकर टेंडर जारी किए हैं। आपको बता दें, न्यूज 18 राजस्थान ने जालौर में लगातार 10 साल से यहां चारों तरफ गंदे पानी से घिरे होने की वजह से 120 से अधिक फ्लैट अलॉटमेंट से पहले ही खंडहर में तब्दील हो गए। 7 से अधिक ऑफिस गिरने की कगार पर हैं, यानी 20 लाख रुपए के नाले के अभाव में 20 करोड़ के अधिक रुपए की सरकारी संपत्ति को पानी में बहा दी गई। श्रीगंगानगर में भी सर्दी और कोहरे का प्रकोप जारी है। जिले में पिछले 1 सप्ताह से भी ज्यादा ठंड हो रही है। घने कोहरे के चलते लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। वहीं यहां भी विजिबिलिटी बहुत कम हुई है। मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर में भी कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है, जिसका असर देखा भी जा रहा है। सरहदी जिला श्रीगंगानगर पिछले 1.5 सप्ताह से भी अधिक समय से शीतलहर की चपेट में है। मरुधरा के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में जहां दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, तो वहीं ठंडी हवाओं के चलने से श्रीगंगानगर वासियों की ठिठुरन भी बढ़ने लगी है। फिलहाल के मौसम की बात करें तो समूचा श्रीगंगानगर जिला इस समय घने कोहरे की आगोश में डूबा हुआ है। जैसा कि मौसम विभाग ने अंदेशा जताया था कि श्रीगंगानगर जिले में आज कोल्ड डे हो सकता है, तो उसका साफ साफ असर देखा भी जा रहा है। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय का आपको नजारा दिखाया तो देखिए, समूचा श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय इस समय घने कोहरे की आगोश में डूबा हुआ है। हालांकि ये श्रीगंगानगर रेलवे स्टेशन का नजारा है। जैसे जैसे हम शहर से थोड़ा बाहर निकलते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ निकलते हैं, तो ये कोहरा और ज्यादा घना हो जाता है, जिससे विजिबिलिटी अच्छी खासी प्रभावित हो रही है। हालांकि जो शहरी क्षेत्र हैं या अर्बन एरियाज हैं, वहां पर आज कोहरा इतना घना नहीं है, जिससे थोड़ी सी वाहन चालकों को राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये श्रीगंगानगर के रेलवे स्टेशन का नजारा आप देख पा रहे हैं कि किस हद तक इस समय घने कोहरे की वजह से समूचा श्रीगंगानगर जिला इस समय कोहरे की आगोश में डूबा हुआ है। ये श्रीगंगानगर के रेलवे स्टेशन का आप नजारा देख पा रहे हैं किस हद तक कोहरा है, और यही एक वजह है कि कोहरे की वजह से जो मौसम में ठिठुरन थी वो काफी हद तक बढ़ गई है। और न्यूज 18 अपने उन सभी दर्शकों से अपील करता है जो इस समय कोहरे के दौरान गाड़ी चला रहे हैं, और गाड़ी चलाते समय वो अपनी गाड़ी की रफ्तार पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें, और साथ ही साथ जो गाड़ी की हेडलाइट है या फॉग लाइट है उसे जरूर ऑन करके रखें, ताकि विजिबिलिटी कम होने की वजह से जो दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है उससे थोड़ी सी हमें राहत मिल पाएगी। तो निश्चित तौर पर मरुधरा का सरहदी जिला श्रीगंगानगर इस समय घने कोहरे की साथ साथ जो ठंडी शीतलहर चल रही है उससे खासा परेशान होता हुआ दिख रहा है। मौसम विभाग ने भी अभी 1-2 दिन अभी राहत मिलने की उम्मीद कम ही जताई है। साथ ही 21 और 22 जनवरी से एक बार फिर प्रदेश के अंदर नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से श्रीगंगानगर में 22 जनवरी को तेज हवाओं के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। उम्मीद जतानी चाहिए कि जल्द ही ये मौसम के बिगड़े हुए मिजाज सही हों और श्रीगंगानगर वासियों को इस तेज हाड़ कपकपाती ठंड से थोड़ी राहत मिल सके। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्रीगंगानगर।
अलवर में भी घना कोहरा और सर्दी का सितम जारी है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी घटकर 10 से 15 मीटर रह गई है। इसकी वजह से वाहन चालकों को लाइट जलाकर चलना पड़ रहा है। सुबह में वाहन सड़क पर रेंग रेंग कर चलते दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा नगरी कोटा में भी सर्दी का कहर लगातार जारी है। इस सीजन में पहली बार विजिबिलिटी 20 मीटर तक पहुंच गई है। हालांकि दिन में धूप निकलने से कड़ाके की सर्दी और ठिठुरन से थोड़ी सी राहत मिल रही है। मौसम विभाग ने आज येलो अलर्ट के साथ कोल्ड की भी चेतावनी दी है। करौली में चल रही शीतलहर से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगातार चल रही ठंडी हवाओं में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री के आसपास चल रहा है। देर तक कोहरा छाया रहने और ठंड के कारण लोगों की दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित है। रेगिस्तान नाम सुनते ही जैसलमेर और बाड़मेर की तस्वीर जहन में दौड़ जाती है, लेकिन अब आप राजधानी जयपुर में भी रेगिस्तान का एहसास ले सकेंगे। जी हां, राजधानी के डेजर्ट पार्क यानी किशनबाग में और अब इस डेजर्ट पार्क का और विस्तार किया जा रहा है। सिटी में नया टूरिस्ट स्पॉट, जयपुर में प्री वेडिंग शूट का नया ठिकाना, वीकेंड मस्ती का नया अड्डा, राजधानी में रेगिस्तान सा एहसास, पिंक सिटी में डेजर्ट पार्क। बेहद कम समय में पिंक सिटी का डेजर्ट पार्क टूरिस्टों की पहली पसंद बन गया है। देश प्रदेश की बात तो छोड़ ही दीजिए, इसकी ख्याति अब विदेशों में भी फैल रही है। जमाना डिजिटल का है, लिहाजा सोशल मीडिया पर किशनबाग के ही चर्चे हैं। इस पार्क को प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया था 5 हेक्टेयर में, लेकिन अब योजना है इसे 60 हेक्टेयर में विस्तार करने की। पार्क ना सिर्फ जयपुर में और राजस्थान में बल्कि पूरे कंट्री में और पूरे वर्ल्ड में एज ए डेजर्ट ट्रेल थीम पार्क बहुत पॉपुलर हो रहा है। सोशल मीडिया पे बहुत स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और कमेंट्स पार्क के आने लगे हैं। तो ऐसी स्थिति में पार्क में फैसिलिटीज़ इंप्रूव करने की दृष्टि से नए गाइड्स अपॉइंट किए जा रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। साथ ही जो विजिटर्स के फीडबैक और डिमांड के अकॉर्डिंग एक कैफेटेरिया भी पार्क में सेटअप करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। इसके साथ ही ऑर्गेनाइज टूर्स, अगर स्कूल्स, कॉलेजेस, स्टूडेंट्स को लाना चाहते हैं, वो भी प्रमोट किया जा रहा है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि नाहरगढ़ की तलहटी में डेजर्ट थीम पर बने किशनबाग पार्क में क्या क्या विस्तार होंगे। किशनबाग का 60 हेक्टेयर में किया जाएगा विस्तार। पार्क में सभी कर्मचारियों का एक ड्रेस कोड होगा। हर कर्मचारी के पास पहचान पत्र होगा। एंट्री के अलावा एग्जिट गेट भी अलग से होगा। पार्क को नो स्मोकिंग जोन घोषित किया जाएगा। विजिटर्स की डिमांड पर पार्क में कैफेटेरिया खोला जाएगा। आर्ट कल्चर को प्रमोट करने के लिए प्रदर्शनी लगेगी। व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भी हो सकेगा इस्तेमाल। 20,000 रुपए होगा पार्क का एक दिन का किराया। इसके साथ ही इस पार्क को प्री वेडिंग शूट के लिए भी तैयार किया जा रहा है। बस एक दिन के लिए आपको 5,000 रुपए खर्च करने होंगे। ये काफ़ी डिमांड आने लगी थी फोटोग्राफी की, प्री वेड शूट्स की, बर्थडे शूट्स की, तो उसके लिए फोटोग्राफी के लिए भी उसमें प्रोविजंस किए गए हैं, कमर्शियल और नॉन कमर्शियल। और एक बार कोविड की स्थिति सामान्य होने के बाद आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।